नमस्कार, मैं बचन भाटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नालंदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन उत्सर्जन पाठ के जय प्रक्रम पाठ के एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे, जिसका नाम है पाचन एंड अवशोषण। यानी जो क्रियाएं हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन हमारे शरीर में किस तरह से उसका अवशोषण होता है, किस तरह से उसका पाचन होता है, उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं, भोजन जो होता है, सभी सजीव जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव जितने भी होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे अमीबा से लेकर बड़े से बड़े वही मछली तक से क्यों न हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन से सजीवों को मिलती है ऊर्जा। सजीव को भोजन से ऊर्जा मिलती है, जिससे उसके नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऊतकों का मरम्मत होता है इनसे। और जो भोजन के अवयव होते हैं, भोजन में जो अवयव होते हैं, वो संतुलित जो भोजन होता है, जो सही तरह से उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा की मात्रा होती है, विटामिन्स होते हैं और प्रोटीन होती है, खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं। इसके अलावा भोजन में कुछ आहारी रेशे होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, अनेक पदार्थ भोजन के अंदर शामिल होते हैं, जिनको हम कहते हैं संतुलित भोजन। जो भोजन में ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये पदार्थ जिस भोजन में पाए जाते हैं, उस भोजन को हम कहते हैं संतुलित भोजन। इस भोजन का जैसे ही हमारे शरीर के अंदर हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से क्रियाओं द्वारा पाचन होता है, पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इन सभी अंगों के बारे में हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है पाचन। पाचन पाचन में क्या होता है कि कोई भी भोजन जो होता है वो जटिल पदार्थ होते हैं। भोजन होते हैं जटिल पदार्थ। भोजन के जो अणु होते हैं वो जटिल पदार्थ होते हैं। इन जटिल पदार्थों को वहां तक तोड़ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, सरल पदार्थ, इतने सरल पदार्थों में तोड़ना कि वो अवशोषण के योग्य हो जाए। इतने सरल तोड़ना है कि उसका अवशोषण हो जाए रक्त के अंदर वो अवशोषण के योग्य हो जाए, अवशोषण के योग्य हो जाए, योग्य हो। इतने छोटे पदार्थों में हमें उसको तोड़ना है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को बहुत ही सरल पदार्थों में तोड़ना है कि वे अवशोषण के योग्य हो जाए। इतने छोटे पदार्थों में जब भोजन को तोड़ा जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं पाचन। यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, यानी जटिल होते हैं, हार्ड कंपाउंड होते हैं, उसको सिंपल वे में तोड़ना होता है, उसको हम पाचन कहते हैं। तो पाचन के अंदर जो अंग काम में आते हैं, जैसे मुख है, ग्रास नली है, तो ये सब मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे जो अंग काम में आते हैं, उन सभी अंगों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, उसको कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। अब इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग काम में आते हैं? पाचन तंत्र में अंग, पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग, सम्मिलित अंग। पहला आता है मुख, नंबर 2 ग्रसनी, 3 नंबर अमाशय, 4 नंबर छोटी आंत, 4 और बड़ी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख, ग्रसनी, अमाशय,
छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। लास्ट में होता है गुदा द्वार, गुदा द्वार, गुदा द्वार। गुदा द्वार के पहले एक अंग काम आता है जिसको मलाशय कहते हैं। मलाशय, गुदा द्वार से पहले मलाशय और गुदा द्वार, गुदा द्वार। तो ये पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वार। ये जो अंग होते हैं ये पाचन में काम आते हैं। तो पहला जो मुख है, मुख, मुख, पहला है मुख। मुख, मुख में, मुख जो होता है वो ओष्ठों से घिरा होता है। मुख, मुख खुलता है, मुख, मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। चित्र से समझते हैं, मुख गुहा में खुलता है। मान लेते हैं ये कोई पार्ट है, ये कोई पार्ट है, यह जो भाग है, ये ऊपरी जो भाग होता है, इस भाग को हम नासाद्वार कहते हैं, नासा गुहा। इस भाग को, ये मुख है, मुख का पार्ट है, इस भाग को हम नासा गुहा कहते हैं। ऊपर नाक पाया जाता है, नाक की एक गुहा होती है जिसको नासा गुहा कहते हैं। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम, मुख के अंदर आंतरिक भाग को, इस पार्ट को हम कहते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। नासा गुहा से ये जो हड्डी पाई जाती है, एक हड्डी होती है जिसको पैलेट हड्डी या पैलेटाइन हड्डी, पैलेट हड्डी कहते हैं, पैलेट, पैलेट हड्डी कहते हैं, जो हड्डियों वाले पार्ट में आएगी। और ये जो नासा गुहा के अंदर एक नली निकलती है और यहाँ जाकर एक नली मिलती है, यहाँ जाकर एक नली मिलती है। एक नली मिलती है, एक नली मिलती है। इस तरह से दो नलियां निकलती है। जो पहली नली होती है ऊपर की ओर, वो होती है श्वास नली, और दूसरी उसके पीछे जो नली होती है वो होती है ग्रास नली। ऊपरी जो भाग में होता है, यहाँ इस भाग को हम कहा जाता है, इस भाग को हम कहते हैं ग्रसनी। इस भाग को कहा जाता है ग्रसनी। ग्रसनी होती है, यहाँ से एक नली आई तो ये तो ग्रसनी नाक से आती है, तो इसको, इस ग्रसनी को कहा जाता है, तीसरी भाग इसको कहा जाता है नासा ग्रसनी। ग्रसनी भी तीन टाइप की होती है, एक होती है नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो मुख, दूसरा भाग, मुख, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में, गुहा में दांत, जीभ और तालू पाया जाता है, तालू पाया जाता है, दांत, जीभ और
तालु पाया जाता है। अब दूसरा पार्ट आता है तालु। तालु जो होता है वो मुख गुहा का ऊपरी भाग जो होता है, ये ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग, ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग। ऊपरी भाग जो होता है, जो मुख गुहा की छत कहलाता है, उसको कहते हैं कठोर तालु। कठोर तालु, कठोर तालु। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है नरम तालु। नरम तालु, नरम तालु। तो तालु, तालु कहते हैं मुख गुहा की छत को। तालु कहा जाता है मुख गुहा की छत को। छत को तालु कहते हैं। तालु 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कठोर तालु, कठोर तालु 10th में ये क्वेश्चन आ सकता है। नरम तालु, नरम तालु, नरम तालु, कठोर तालु। इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहा जाता है नरम तालु, और इसके आगे वाले पार्ट को कहा जाता है कठोर तालु। तीसरा पार्ट है जीभ। ये मुख गुहा की फरस बनाती है। मुख गुहा की फरस बनाती है, फरस बनाती है। ये जो नीचे वाले भाग में एक मसाल द्वारा जुड़ी रहती है, नीचे वाले पार्ट में, मुख गुहा के ऊपरी भाग में और नीचे वाले पार्ट में मसाल द्वारा जुड़ी रहती है, जिस मसाल को फ्रेनुलम कहा जाता है। फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है। मुख गुहा के पास में यहाँ श्वास नली और श्वास नली के ऊपर, श्वास नली और श्वास नली के ऊपर वाले भाग में जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में एक पाया जाता है मुख वाले पार्ट में एक पाया जाता है भाग में, जिसको हम मुख ग्रसनी और ग्रसनी के बीच में जो पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं घाटी ढापन। घाटी ढापन भाग कहा जाता है। अब दूसरा भाग है अमाशय। अमाशय, अमाशय या पूरी आहार नाल, पूरी आहार नाल जो होती है, आहार नाल जो होती है, अगला भाग है आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल जो होती है, आहार नाल 2 चीजों से जुड़ी होती है। एक होता है ग्रंथि, आहार नली जो होती है, आहार नाल तंत्र। एक दूसरा जुड़ा होता है आहार नाल। आहार, आहार नाल। आहार नाल के जो भाग पहला था मुख, दूसरा है अमाशय और तीसरा छोटी आंत, चौथा बड़ी आंत, मलाशय और अंतिम गुदा द्वार। गुदा द्वार। ग्रंथियां भी 2 प्रकार की होती है, एक मुख्य ग्रंथि और एक होती है सहायक ग्रंथि। मुख्य ग्रंथि में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि और तीसरी
तीसरी होती है आंतरीय ग्रंथि। आंतरीय ग्रंथि। और सहायक ग्रंथि में होती है यकृत, अग्नाशय और तीसरी होती है पित्ताशय। पित्ताशय, अग्नाशय ग्रंथि, पित्ताशय ग्रंथि। अब आहार नाल तंत्र जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है आहार नाल, दूसरा होता है ग्रंथि। 2 तरह से मिला होता है आहार नाल ग्रंथि। पहला जो मुख होता है, मुख के बाद में अमाशय आता है, यहाँ प्रभाग। अमाशय के बाद में आती है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में आती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में आता है मलाशय, मलाशय के बाद में आता है गुद्दा। प्रत्येक का एक एक का वर्णन है। और इसके अलावा ग्रंथियां पाई जाती है, जो एक मुख्य रूप से होती है, जो मेन ग्रंथि होती है इस आहार नाल में भूमिका अदा करती है, और दूसरी होती है सहायक ग्रंथि जो इसके सपोर्ट में अदा करती है। यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पित्ताशय ग्रंथि। यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पित्ताशय ग्रंथि। छोटी आंत होती है, छोटी आंत की, प्रत्येक छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसको ग्रहणी कहा जाता है, सेकंड भाग होता है जिसको जेजुनम कहा जाता है, और थर्ड भाग होता है जिसको इलियम कहा जाता है, इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। वो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अंधनाल, अंधनाल, और दूसरा मुख्य रूप से भाग होता है सिक्कम, सिक्कम। सिक्कम 4 प्रकार के होते हैं जो चित्र में आपको बताएंगे। चित्र बनाकर आप देखते हैं। पहला जो भाग होता है ग्रास नली, ग्रास नली। पहला भाग ग्रास नली से एक थैलीनोमी संरचना होती है जिसको कहा जाता है अमाशय। थैलीनोमी संरचना होती है जिसे अमाशय कहा जाता है। अमाशय, अमाशय का प्रथम भाग फंडस, फंडस कहलाता है। सेकेंड भाग कार्डियक भाग कहलाता है। ये भाग हृदय के पास में रहता है, इसलिए इसको हृदयक भाग भी कहते हैं। कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। और तीसरा भाग पाया जाता है जठर भाग, जठर निर्गम, जठर निर्गम भाग, भाग, जठर निर्गम भाग, जठर निर्गम भाग। फिर अंतिम भाग जो होता है, अगला जो पार्ट होता है, अगला पार्ट अगला पार्ट
अगला पार्ट। तो पहला ग्रास नली, दूसरा फंडस भाग, तीसरा कार्डियक भाग, चौथा जठर निर्गम, और जो पांचवा भाग इसका पाया जाता है इसको कहते हैं ग्रहणी। पांचवें भाग को कहा जाता है ग्रहणी। ग्रहणी और ग्रहणी के अगला भाग पाया जाता है जेजुनम। जेजुनम और जेजुनम का तीसरा भाग पाया जाता है इलियम। इलियम इलियम ग्रहणी, जेजुनम और इलियम तीनों भाग मिलकर बनाते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। इसका ये छोटी आंत के बाद में इसका एक भाग पाया जाता है जो अगली जुड़ती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है, पहला भाग जिसको कहा जाता है अंधनाल। अंधनाल अंधनाल और दूसरा भाग, इसके में चार भाग होते हैं जिसको कोलन कहा जाता है। चार भाग होते हैं, इसको मैं दे देता हूं ए, ये भाग होता है बी, तीसरा भाग सी और चौथा भाग डी। जहां मैं ए भाग लिख रहा हूं, ए भाग को कहा जाता है आरोही भाग। आरोही कोलन। बी जो लिखा है, बी को कहा जाता है अनुदैर्ध्य कोलन। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ कोलन। सी पार्ट को कहा जाता है अवरोही कोलन। और डी पार्ट को कहा जाता है सिग्माकार। सिग्माकार कोलन। तो कोलन के चार भाग होते हैं और यहाँ फूला हुआ भाग, इस फूले हुए भाग को कहा जाता है मलाशय। मलाशय और अंतिम भाग को कहा जाता है गुदा द्वार। गुदा द्वार। गुदा द्वार। गुदा द्वार। तो इसके ये चार भाग हैं। पहला ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, अंधनाल, बड़ी आंत, ये चारों भाग कहलाते हैं। यानी अंधनाल और ये सिग्माकार भाग मिलकर बनाते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का तीसरा भाग होता है मलाशय। मलाशय का अंतिम भाग होता है गुदा द्वार। नेक्स्ट, अब ग्रंथि या पाचन तंत्र, मुख, अमाशय। अमाशय अमाशय में इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहले भोजन कहाँ कहाँ चाप प्रवेश करेगा, तो फ्लो चार्ट के अनुसार भोजन का फ्लो चार्ट। भोजन प्रवेश का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। तो भोजन पहले नंबर 1, पहले भोजन मुख में प्रवेश करता है। मुख के बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन जाएगा अमाशय में। लेकिन अमाशय के कार्डियक भाग में फंडस भाग में भोजन कभी नहीं जाता। कार्डियक भाग से भोजन जाएगा पाइलोरिक भाग में, जठर निर्गम में। पाइलोरिक भाग से भोजन ग्रहणी में। ग्रहणी से जेजुनम में और जेजुनम से इलियम में। ये तीनों छोटी आंत के भाग हैं।
छोटी आंत। इलियम के बाद में भोजन जाता है अंधनाल में। अंधनाल में, अंधनाल के बाद भोजन जाएगा कोलन में। कोलन के चारों भागों में, कोलन के चारों भागों में भोजन जाएगा, ए, बी, सी और डी भाग में। कोलन से भोजन जाएगा मलाशय में। तो ये भोजन का जो फ्लो चार्ट है, भोजन कहाँ से घूमेगा, तो इनके बीच में एक कपाट आता है। पहला कपाट आता है ग्रसनी, ग्रसनी या ग्रास नदी, ग्रसनी, 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 और उसके बीच में एक कपाट आता है जिसको मैं इस तरह से दर्शाता हूँ, कपाट आता है, गेट आता है। और दूसरा कपाट आता है ग्रहणी और उसके बीच में ये कपाट आता है। और तीसरा कपाट आता है अंधनाल और उसके बीच में, अंधनाल उसके बीच में। जो पहला कपाट आता है, इस कपाट को कहा जाता है कार्डियक कपाट, कार्डियक गेट, जो भोजन को मुख गुहा से अमाशय में आने भी देता है और वापिस अमाशय मुख गुहा में जाने भी देता है। इसको कहते हैं कार्डियक कपाट। कपाट दूसरा कपाट जो होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक कपाट। ये भोजन को अमाशय से छोटी आंत में जाने देता है, परंतु छोटी आंत से वापिस भोजन अमाशय में नहीं आने देता। पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक कपाट। और तीसरा कपाट पाया जाता है इलियम और उसके बाद में पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है अंधनाल कपाट, अंधनाल कपाट। तो ये भोजन का फ्लो चार्ट है। पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुख में, उसके बाद में ग्रास नदी या ग्रसनी में, फिर अमाशय में, अमाशय के बाद में पाइलोरिक, अमाशय के पाइलोरिक भाग में, पाइलोरिक भाग में, और पाइलोरिक भाग के बाद में भोजन जाएगा ग्रहणी में, ग्रहणी के बाद में जेजुनम में, जेजुनम के बाद में इलियम में, इलियम के बाद में अंधनाल में, अंधनाल के बाद कोलम में, कोलम के बाद मलाशय में, और मलाशय के बाद में गुदा द्वार से उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरह से भोजन का ये है। अब दूसरा पार्ट है अमाशय। अमाशय, अमाशय के 3 भाग होते हैं और अमाशय में भोजन जो होता है वो 2 या 3 घंटे तक रुकता है, 2 या 3 घंटे तक रुकता है। तो पहले पाचन अपन समझेंगे, मुख में भोजन का पाचन, मुख में भोजन का पाचन, मुख में भोजन का पाचन। नंबर 1, मुख में भोजन का पाचन, पाचन, मुख में भोजन का पाचन। जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो भोजन में होता है स्टार्च, भोजन में स्टार्च होता है, और मुख में होती है लार ग्रंथि। मुख में जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि द्वारा जो एंजाइम होता है, एंजाइम, लार ग्रंथि द्वारा जो एंजाइम होता है, या टायलिन, टायलिन एंजाइम, और या फिर इसको कहते हैं एमाइलेस, एमाइलेस एंजाइम, एमाइलेस या टायलिन एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन, भोजन, भोजन यानी स्टार्च, स्टार्च भोजन में पाया जाता है। स्टार्च, स्टार्च जो होता है, स्टार्च मुख में जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में जाता है। स्टार्च जब टायलिन नामक एंजाइम से क्रिया करता है तो भोजन के 2 भाग टूटते हैं, भोजन का टायलिन, तो भोजन के 2 भागों में ये भोजन टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी 2 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है माल्टोज और प्लस डेक्स्ट्रिन, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में भोजन टूटता है। इन दोनों को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च जो होता है एक बहुलक है, ये कई प्रकार के माल्टोज और डेक्स्ट्रिन से मिलकर बनता है, एक बहुलक है, पॉलीमर है, पॉलीमर, ये पॉलीमर है जो कई प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है, एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट।
और मुख में जब भोजन पचता है तो उस पचे हुए भोजन को हम बोल्स कहते हैं। मुख में पचे भोजन को बोल्स कहा जाता है। भोजन को बोल्स कहते हैं। बोल्स कहते हैं। मुख में पचे भोजन को बोल्स कहते हैं। और बोल्स जो होता है वो जीभ की सहायता से निगला जाता है। और निगलना एक ऐच्छिक क्रिया होती है जो अपनी इच्छा पर डिपेंड होती है, उसको हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती है उसको अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो निगलना जो होता है वो एक ऐच्छिक क्रिया है। निगलना एक ऐच्छिक क्रिया है। उसके बाद भोजन दूसरे नंबर पर जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली, ग्रास नली जो होती है इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं। इस तरह से सी आकार के ग्रास नली में छल्ले होते हैं। ये सी आकार के छल्ले ग्रास नली को नंबर 1 चिपकने नहीं देते हैं। और दूसरा नंबर, ये ग्रास नली के छल्ले इस तरह से स्प्रिंग की तरह से गति करते हैं जिसको हम कहते हैं कर्माकुंचन गति करते हैं। कर्माकुंचन गति करते हैं जिससे भोजन ऊपर से नीचे की ओर धकेला जाता है और भोजन पहुंच जाता है अमाशय में। और तीसरा पार्ट है, फिर भोजन जाता है तीसरे पार्ट में, अमाशय में भोजन जाता है। और अमाशय में जो भोजन होता है वो 3 या 4 घंटे तक रुकता है। 3 या 4 घंटे तक रुकता है। और यहाँ बहुत ही एक जटिल क्रिया होती है अमाशय। तो अमाशय में मुख्य रूप से पाया जाता है, पहला नंबर, अमाशय में जठर रस पाया जाता है। जठर रस जो है कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो जठर रस का जो संगठन जठर रस में जल पाया जाता है। दूसरा श्लेष्मा होता है जठर रस के अंदर। तीसरा लाइपेज एंजाइम होता है। चौथा रेनिन एंजाइम होता है। पांचवा पेप्सिन एंजाइम होता है। और छठा HCl होता है। तो जल का जो काम है वो है भोजन को नम बनाना। जल जो होता है वो भोजन को नम बनाता है। श्लेष्मा ये भोजन को चिकना करता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है ये भोजन के साथ आई वसा का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जब हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, यानी दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। और पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और HCl ये मुख्य रूप से अमाशय में काम करता है। HCl के कई काम हैं। पहला HCl का काम है कि ये जो निष्क्रिय एंजाइम जो होते हैं, ये रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, ये सारे निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, काम करने लायक नहीं होते, बल्कि उन सभी को निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। रेनिन जो होता है वो निष्क्रिय रेनिन के रूप में स्रावित होता है। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं वो HCl से क्रिया करते हैं। HCl से क्रिया करके सक्रिय रेनिन में बदलते हैं। सक्रिय रेनिन और पेप्सिन जो होता है, पेप्सिनोजन, वो पेप्सिन में बदलता है। ये सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यानी पहला है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य है
दूसरा, भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। तीसरा मुख्य कार्य है कठोर भोजन, कोई कंकर पत्थर अगर भोजन के साथ आ जाते हैं तो कठोर भोजन को गलाता है, कठोर भोजन को गलाता है। चौथा, आहार नाल वो ग्रास नली में जो कर्माकुंचन गति होती है, कर्माकुंचन गति को ये प्रेरित करता है, कर्माकुंचन गति को प्रेरित करता है। छठा, पांचवा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ये मुख्य रूप से जठररस के काम है। पहला है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, कठोर भोजनों को गलाता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, कर्माकुंचन गति को प्रेरित करता है जिससे भोजन आहार में आसानी से आ सके, और ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और निष्क्रिय एंजाइम जो काम नहीं करते हैं उसको सक्रिय एंजाइम में बदलता है। ये जो सक्रिय एंजाइम होते हैं, सक्रिय एंजाइम, रेनिन जो होता है, ये दूध के अंदर जो कैसीन होती है, रेनिन ये दूध के अंदर प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन। इस कैसीन प्रोटीन से रेनिन जब क्रिया करता है, रेनिन, तो कैल्शियम पैराकैसिनेट बनता है। कैल्शियम यानी कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, यानी दूध को दही बनाता है, दूध को दही बनाता है। यही कारण है कि हमें दूध पीने से भूख नहीं लगती है। दूध पीते हैं तो हमें कई देर तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि दूध जो होता है वो कैसे रेनिन एंजाइम से क्रिया करके दही बनता है, दही। इसलिए दूध पीने से भूख नहीं लगती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो इसकी मात्रा होती है वो कम हो जाती है, छोटे बच्चे में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो छोटे बच्चे में दूध का पाचन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, और कोलेस्ट्रॉल का पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा ही होता है। जब जैसे जैसे आयु बढ़ती है रेनिन एंजाइम की मात्रा कम होती जाती है। दूसरा लाइपेज, पहला रेनिन, दूसरा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है, अमाशय के अंदर वसा का बहुत ही कम मात्रा में पाचन होता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाचन होता है, नगण्य पाचन होता है, फिर भी थोड़ी मात्रा में होता जरूर है। तो लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा के साथ लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है। लाइपेज एंजाइम वसा के साथ क्रिया करके वसीय अम्ल बनाता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाता है, ग्लिसरॉल बनाता है। और तीसरी मात्रा में पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन से क्रिया करता है पेप्सिन, और प्रोटीन को पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। ये भी एक प्रकार की प्रोटीन ही है, प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज आगे जाकर आहार नाल में ग्रहणी में जाकर ये कई भागों में टूटते हैं, अमीनो अम्ल में टूटते हैं। इसी प्रकार अमाशय में जो पाचन होता है वो रेनिन एंजाइम करता है, दूसरा लाइपेज एंजाइम से होता है, तीसरा पेप्सिन एंजाइम से होता है। और अमाशय में जो भोजन पचता है उस भोजन को हम कायम कहते हैं। अमाशय में पचे भोजन को कायम कहते हैं, कायम कहते हैं। अमाशय में जो भोजन पकता है उसे कायम कहते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रहणी में भोजन, और छोटी आंत में भोजन का पाचन, और बड़ी आंत में भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण। नेक्स्ट लेक्चर में ये देंगे। जय हिंद, जय।